साथियों, जय भीम, जय भारत, जय संविधान, जय मंडल, जय जोहार। एक महत्वपूर्ण लाइव के लिए और एक लंबे समय के बाद मैं आप लोगों के बीच हूं। पिछले काफी दिनों में बहुत कुछ सीखा है। जब आदमी ठोकर खाता है, गिरता है, तो उसको सीखने को भी मिलता है। मैं तो सीखने का बहुत आदी हूं। हर अंतिम कार्यकर्ता से, एक छोटे कार्यकर्ता से जो पद में हमसे छोटा है, उम्र में हमसे छोटा है, उससे भी सीखने का प्रयास करते हैं और सीनियरों से भी सीखने का प्रयास करते हैं। मेरे दिल में कल से, जहां मैं पावटी गया था, एक बात चल रही थी, मुझे लगा आप लोगों से शेयर करनी चाहिए। और पावटी एक अजीब तरह का माहौल जो देखने को मिला, मैं उस पर बात करूंगा। लेकिन उससे पहले बहुजन समाज में जन्मे सभी संतों, गुरुओं, महापुरुषों को नमन करते हुए, अगर मैं संतों महापुरुषों का नाम लूं, बड़ी लिस्ट, मुझे लगता है कि अगले 5 मिनट जो हैं उसी में गुजर जाएंगे। तो मैं कोशिश करता हूं कि समय बड़ा कीमती है, समय को, और इस समय में जो बहुत महत्वपूर्ण चीजें हैं वो आप तक पहुंचा दूं। करुणा के सागर तथागत गौतम बुद्ध, सदगुरु रविदास जी महाराज, भगवान वाल्मीकि महाराज, गुरु नानक देव, संत कबीर, और एक लाइन से बिरसा फूले अंबेडकर, साहू जी महाराज और महामना रामस्वरूप वर्मा, डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर और मान्यवर साहब काशीराम। धीरे धीरे मैं जब कहीं जाता हूं, जैसे मैं राजस्थान में गया, तो वहां मैं लंबे समय से पढ़ तो रहा था, लेकिन और जानने का मौका मिला कुंभाराम आर्य जी के बारे में, महाराज सिंह भारती जी के बारे में। तो आप सभी महापुरुषों को नमन करता हूं। और मैं समझता हूं कि सिर्फ जयंती वाले दिन याद करने से काम नहीं चलता है। उनके विचारों को, उनके आदर्शों को, उनके संघर्ष को भी अपने जीवन में आत्मसात करना पड़ता, तब जाके आप देख पाते हैं कि किस तरह से महापुरुषों ने आंदोलन चलाए होंगे। साथियों, मैं बात करूंगा पावटी की। एक वीडियो वायरल हुई, आप सब लोगों ने देखी होगी, मुझे बड़ी तकलीफ हुई उससे, जहां एक मुनादी हो रही है। मुनादी करने वाला शख्स भी शेड्यूल कास्ट का ही है। उसकी शेड्यूल कास्ट की जो उपजाति है, उसी उपजाति में से हमारे परिवार का हिस्सा है। क्योंकि एक ताकतवर व्यक्ति ने, उनके पास विकल्प नहीं था, कहा कि से झगड़ा मोल हो जाएगा। तो एक बड़े समाज की परवाह न करते एक जो मुनादी हुई, आप समझिए कि किस डर का माहौल है। लेकिन मैंने इस बात को, मेरा फर्ज बनता है कि मैं वहां तत्काल जाके, पुलिस ने कार्रवाई की, उससे भी बड़े पैमाने पे घटना हो जाए, कार्रवाई हो जाएगी। लेकिन ये सब चीजें हो क्यों रहा है, इस बात को जानने के लिए मैं गांव गया चुपचाप। और गांव जाके मैंने वहां की बहनों से, माताओं से, बुजुर्गों से, नौजवानों से बात की। पहली बात तो वो डर के साए में, उनको लगता है उनके साथ कोई अनहोनी कर सकती है। मैं वादा करके आऊं कि ऐसा कुछ, लेकिन जो बात मैंने वहां जाके फील की, वो बात मैं आपसे बयां करना चाहता हूं। मैं जहां तक मैं समझ पाया हूं व्यक्तिगत रूप से, देश आजाद हुआ, मेरी बात पे आप गौर करना, देश आजाद हुआ, पावर ट्रांसफर हुई, 15 अगस्त 1947, बहुत कुछ नहीं बदला। अंग्रेज चले गए और कह के गए कि भारत का, अपने देश को चलाने के लिए संविधान बना दो, तो हम लोग इसको फ्री कंट्री कर देंगे। 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान लागू। बदला ये कि
हम आजाद हो गए, भारत के संविधान के अनुसार हम लोग आजाद हो गए, हमको समान अवसर, समता समानता बंधुत्व भाईचारे की बात जो कॉन्स्टिट्यूशन का प्रेम्बल कहता वो मिली। लेकिन एक कड़वा सच ये भी कि जो गरीब था वो गरीब रह गया, जो अमीर था वो अमीर रह गया। अवसर मिले तो पैसे वाले लोगों ने और अपना पैसा बना लिया, गरीब को कोई अवसर ही नहीं मिला है। थोड़ा बहुत जो अवसर मिला है, मैं अगर बात करूं बहुजन समाज की, तो बहुजन समाज बहुत बड़ा है, उसकी आबादी इस देश में 100 करोड़ से ज्यादा आज के समय में। उसको अगर कुछ मिला स्पेशली तो वो एक आरक्षण के रूप में झुंझुना। भारत के अंदर 2% सरकारी नौकरी है, वो 2% सरकारी नौकरियों में मंडल कमीशन तो बाद में आया, पहले शेड्यूल कास्ट के लोगों को 22.5% रिजर्वेशन मिलता था, बाद में मंडल कमीशन आया तो पिछड़े वर्ग के लोगों को 27%, यानी कि टोटल आरक्षण मिला के हुआ 49.5%। ये मिला सरकारी नौकरियों में, और उसके अलावा जो आरक्षण मिला वो एजुकेशन में, स्कॉलरशिप में, राजनीतिक आरक्षण मिला। लेकिन क्या आर्थिक सशक्तिकरण पे कोई काम हुआ? मैं इस बात को क्यों कोट किया था, जितने लोग उस समय जो है जब भारत का संविधान उन्होंने हैंड ओवर किया राष्ट्रपति जी को, तब उन्होंने इस लाइन को कोट किया था कि संविधान की वजह से 1 वोट 1 वैल्यू, राजनीति में तो 1 वोट 1 कीमत, राष्ट्रपति की हो या मजदूर किसान की, सबको बराबरी का वोट का अधिकार है, सबकी वोट की वैल्यू वही है। लेकिन इस देश में जो हजारों साल से जो मनुस्मृति के अकॉर्डिंग संविधान बना के, मनुवाद के, ब्राह्मणिकल सोशल ऑर्डर जिसको हम लोग कहते हैं, ब्राह्मणवाद के आधार पे जो सामाजिक आर्थिक व्यवस्था जो बनाई थी, वो अभी भी लागू हो रही है। जब तक इस देश में सामाजिक और आर्थिक जो गैर बराबरी चली आ रही है वो दूर नहीं होगी, यानी कि जाति के रूप में जो सामाजिक गैर बराबरी चली आ रही है कि छोटी जाति का बड़ी जाति का पैदा होते ही कर्म वरम कुछ रखते नहीं है, ऊपर से जो गरीब के यहां पैदा हुआ वो गरीब ही, उसके लिए सरकार ने कोई प्रावधान नहीं किया कि उसको जब पैदा हो तो उसको कुछ अलग से विशेष कुछ प्रावधान मिल जाए कि भाई वो उसके बाप गरीब थे तो वो गरीब ना रहे। तो वो जो सोशल ऑर्डर था, सामाजिक और राजनीतिक आर्थिक जो सोशल ऑर्डर था, जिसमें आजाद भारत में भी जो गरीब था वो गरीब रहा और जो अमीर था वो अमीर रहा। इतने बड़े समाज के हाथ में आरक्षण के नाम पे झुंझुना आया, जिससे 2%, जैसे मैंने बताया, उस 2% में भी 1% के लगभग शेड्यूल कास्ट और बैकवर्ड दोनों 85% बहुजन समाज से मिलके, शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब बैकवर्ड से मिलके आधी, जो कि आज तक पूरे नहीं हुए आंकड़ों में, क्लास 1 में, क्लास 2 में, ये आरक्षण का फॉर्मूला था जो अभी तक लागू नहीं हुआ पूर्ण रूप से। इस पे कोई चर्चा नहीं होती है, बस आरक्षण के नाम पे गाली तो पड़ती है, जबकि 10% आप आरक्षण अलग से ले रहे हो, अब तो आप भी ले रहे हो प्रकाश के लोग, लेकिन फिर भी आपको ये संदेश बनाने के लिए कि आरक्षण से अयोग्यता पैदा होती है, झूठ बोलने के लिए, अपनी नाकाबी छिपाने के लिए आप इसको लगातार करते रहते हो। अब तो सबसे पहले EWS का कोटा जो है ना, वो सबसे पहले लागू होता है। शेड्यूल कास्ट बैकवर्ड को, शेड्यूल ट्राइब को मिले ना मिले, लेकिन EWS के कोटे की सीटें पहले पूरी होती हैं। तो मैं बात उस पर नहीं कर रहा हूं, मैं बात जिस बात पे गौर फरमाना चाह रहा हूं वो ये है कि गरीबों की गरीबी कैसे दूर हो, इसके लिए कोई प्रयास नहीं हुआ है। जैसे सम्राट अशोक का शासनकाल है, वहां जो है सामूहिक खाद्यान्न थे कि जो भी खेती से जो पैदा होता था वो सामूहिक रूप से एक जगह पे, और ऐसे ही धन था, जो भी इकट्ठा होता था, जिस भी रिसोर्स से वो एक जगह खत्म होता, वहां जमा होता था और वहां से सब लोगों को बराबर बराबर मिलता था। तो वो इतिहास में उसको स्वर्ण काल कहा गया है, सम्राट अशोक के शासन को स्वर्ण काल कहा गया है। लेकिन यहां क्या है, यहां आजादी के आज तक बाद भी जो गरीब
उसके जीवन में कुछ परिवर्तन ना करने की बजाय सिर्फ उसको जो है ना राशन वाशन देकर उसको झुंझुना थमा के रखना चाहती है कि वो इसको अपना जीवन समझ के चलता रहे। इस वजह से कल जब मैं वहां गया और मैंने वहां को सुना, बड़ा समाज है, कोई रोजगार सरकार नहीं दे रही, आप आज के हालात देख लो, आबादी बड़ी है, जब जनसंख्या ज्यादा है तो रिसोर्स भी ज्यादा चाहिए, सब लोगों के लिए नौकरी नहीं मिल सकती है, सब लोगों को व्यापार नहीं मिल सकता है, सब लोगों के लिए प्राइवेट जॉब्स नहीं है। इतने बड़े पैमाने पे इतना बड़ा समाज है तो देश की शासन सरकार व्यवस्था ने सरकारों ने किया क्या है उनके लिए। देश का मैंने एक दिन टीवी के माध्यम देखा था, 52% शेड्यूल कास्ट के लोगों पे एक जमीन नहीं है। शेड्यूल ट्राइब के लोग जो लोग जमीन तैयार करते हैं, सरकारें उनको हथिया लेती है, पूंजीपतियों को दे देती है। अब तो एक बुलडोजर का ट्रेंड चल रहा है कि ये जो लोग 20-20 साल से काबिज है उनको उनके घरों से बेदखल किया जा रहा है, तोड़ा जा रहा है। वो लोग जाएंगे कहां? क्या देश की सरकार बता सकती है, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, कि वो लोग कहां जाएंगे? वो इस देश के नहीं है क्या? क्या हम लोग उनको वहीं उस प्रॉपर्टी पे काबिज नहीं करा सकते हैं क्या? क्या उनको पक्के कागज नहीं देके उनको कह सकते हैं कि चलो भाई आप रहो? आखिर हम अपने देश के लोगों का शोषण क्यों कर रहे हैं? तो जब मैं उस गांव में अपनी बहनों से, माताओं से मिला तो मैंने ये उनसे पूछा, तो उन्होंने बताया कि देखो, परिवार चलाने के लिए आय का कोई साधन नहीं है, तमाम तरह की परेशानियां, महंगाई बढ़ रही है, अंत हमें अपने जो पशु हमने पाले, जिनके जरिए हम आय का हमें थोड़ी बहुत आय मिलती है, उनके लिए खेत, उनके लिए हरे घास के लिए चारे के लिए तो हमें जाना पड़ेगा खेतों में। और हम खेतों में जाएंगे तो इस तरह के ऑर्डर, और आप सोचो, मैंने अपने जीवन में, संघर्ष के जीवन में नहीं सुना, पहले तो सुना था लेकिन अपने सामने नहीं सुना कि मुनादी होकर एक समाज का बहिष्कार होगा। कई दूसरे प्रदेशों में तो थोड़ा थोड़ा सुनाई आता है लेकिन उसके वीडियो वगैरह नहीं आती, लेकिन मैंने तो बकायदा वीडियो से देखा कि इस तरह से सामाजिक बहिष्कार, यही है हिंदू राष्ट्र का सच। मैंने तो कहा, कल भी कहा, चैनल शायद चलाने की हिम्मत नहीं जुटा पाए, मोहन भागवत जी का नाम ले कहा कि वो हिंदू राष्ट्र बनाने की बात करते हैं, पहले एक हिंदू गांव बसा के उसका एग्जाम्पल दे दें, उदाहरण पेश कर दें। वहां उस गांव में SC ST OBC माइनॉरिटी के लोग क्या अधिकार होंगे? क्या उन्हें एजुकेशन का, जॉब्स का, खेती का, बिजनेस का अधिकार होगा? कौन लोग वहां रूल करेंगे? चुनाव कौन लड़ेगा? वहां की सड़कें कौन बनाएगा? कारखाने किसके होंगे? ये सब एक गांव बना के, मॉडल बना के पेश कर दो तो देश को पता लग जाए आपके हिंदुत्व का सच, हिंदू राष्ट्र का सच। वो शायद मीडिया के लोग नहीं चला पाए, मगर मैं आपसे बात इसलिए बता रहा हूं कि आपको समझ आए कि हिंदू राष्ट्र के नाम पे जिस तरह से एक संप्रदाय के खिलाफ माहौल बना के और लोगों का जो है ना, लोगों हिंदुत्व के नाम पे इकट्ठा किया जा रहा है, इसका खोखला सच यही है जो हमें यहां देखने को मिला कि चुनाव से पहले प्रधानमंत्री जी हमारे पैर धोते हैं, मुख्यमंत्री दलितों के घर जा खाना खाते हैं, गृह मंत्री दलितों के घर जा खाना खाते हैं, दलितों को हिंदू बताते हैं, और चुनाव के बाद उनके लिए स्पेशल मुनादी होकर ऑर्डर निकलते हैं। मुख्यमंत्री ने कोई स्टेटमेंट नहीं दिया बेचारों ने, हिंदू वोट सड़क जाएगा उनका प्रकाश। लेकिन मैंने जो आपसे कहा, मेरा जो व्यू है वो इस बात पे है कि इतना बड़ा बहुसंख्यक समाज अगर अपना घर परिवार चलाएगा तो चलाएगा कैसे? सरकार ने तो कह दिया वो रोजगार नहीं दे सकते हैं सबको। कल मुझे जाके तकलीफ हुई कि मजबूरी में उनको जाना पड़ेगा उन खेतों की तरफ, और वहां जाएंगे तो सामाजिक अपमान, उनके साथ छेड़छाड़, तमाम तरह की घटनाएं होगी। इसकी जिम्मेदारी कौन सरकार लेगी, कौन DM SSP लेंगे, वो मुझे बताएं। तो मैंने वहां के जो अधिकारी थे, सीनियर अधिकारी, उनसे भी बात की, उनको बताया कि ये जो डर है उनके अंदर, पहले, क्योंकि पहले भी ऐसा हुआ है उस गांव में, ये कैसे दूर होगा बताइए। मैंने सारी घटना को जानने के बाद मुझे ऐसा लगता है, मैं प्राइम मिनिस्टर को पत्र लिखूंगा कल कि वो वंचित वर्गों के लिए एक बार भूमि सुधार हो चुका, दोबारा से भूमि उन्मूलन जो कार्यक्रम था उसको पुनः चलाएं। अगर वास्तविकता में वो गरीबों के हितैषी हैं तो इतने बड़े वंचित वर्ग को कृषि करने के लिए भूमि दे, जिससे कि उनकी सामाजिक सुरक्षा हो सके, उनके स्वाभिमान सम्मान की रक्षा हो सके। ये किस तरह का सिस्टम है कि गरीब गरीब ही रहेगा चाहे कितनी मेहनत कर ले? क्या उसके तरक्की का, आगे बढ़ने का कोई रास्ता है सरकार के पास?
सरकारी नौकरियां तो बिल्कुल बंद हो गई, लेटरल एंट्री से हो रही है, संविदा से अपने लोग रखे जा रहे हैं। तो गरीब का बेटा कैसे है, जिसने अच्छी एजुकेशन लेके क्वालिफिकेशन करके जो बैठा हुआ है, वो कहाँ कैसे जाएगा। जैसे मैंने कहा, उनके लिए जो बच्चे सेना में भर्ती होना चाहते हैं, मैं चर्चा कर रहा था सैनिकों से, पूर्व सैनिकों से, मैंने उनसे पूछा कि एक लिमिटेड एज है, कोरोना काल में भर्ती नहीं, तो वो लोग कहाँ जाएं? उनके सपने हैं, वो चाहते हैं देश की सेवा करना। प्रधानमंत्री जी, गृह मंत्री जवाब दें कि वो बच्चे क्या करें, उनको छूट क्यों नहीं मिल रही है? क्या वो किसी और देश के बच्चे हैं? उन्होंने, उनका सपना था, उन्होंने इसके लिए तैयारी की है, और आपने 2-3 साल भर्ती निकाली। वो लोग परेशान है, भर्ती होना चाहते हैं, आंदोलन कर रहे हैं। कोई ऐसा वर्ग नहीं जो आंदोलन ना कर रहा हो, और कोई ऐसा समूह नहीं जो आंदोलन ना कर रहा हो। हर व्यक्ति पीड़ित है। अभी 68,000 भर्ती वाले बच्चे बैठे हैं, वो आंदोलन कर रहे हैं। और बहन निशा यादव के न्याय के लिए चंदौली जिला मुख्यालय में धरना चल रहा है, रात में भी हमारे लोग बैठे हैं। मैं उनका धन्यवाद देता हूँ पूरी टीम का। बहुत जल्द मैं भी आऊंगा आपके धरने में शामिल होने। मैं बस थोड़ा सा ये जो इधर के कैडर्स के प्रोग्राम चलेंगे तो फ्री हो जाऊं, फिर मैं भी आता हूं, आपके वहीं बैठेंगे। देखते हैं सरकार कब तक जो है हमारी मांग नहीं मानती है। मैं राजस्थान के मुख्यमंत्री का धन्यवाद तो नहीं करूंगा, क्योंकि ये काम तो पहले हो जाना चाहिए था, लेकिन भाई मुकेश जी के बेटे के साथ हर्षाधिपति वाल्मीकि जो हमारा छोटा भाई, उसके साथ जो मारपीट हुई, तो मिलने गया था। और क्योंकि जितेंद्र मेघवाल के परिवार में न्याय नहीं हुआ, उसके लिए और 2-3 इश्यूज के लिए हमने न्याय यात्रा का जो है वो बना है प्रस्ताव, वो जो राजस्थान के सभी 33 जिलों में निकाली जाएगी, और जयपुर में फिर उसकी एक बड़ी रैली के रूप में समापन होगी। जिस सरकार में वंचित वर्ग के लोगों के साथ शोषण होगा, SC OBC माइनॉरिटी लोग, उस सरकार को सबक सिखाना जरूरी हो जाता है। जितेंद्र मेघवाल के परिवार में सरकार ने वादा किया था कि वो नौकरी और रोजगार देंगे, अब तक तो नहीं दिया। ऐसे यूपी की गवर्नमेंट ने वादा किया है, तो इनसे भी मिलेंगे जल्दी। तो मैं समझ पाया हूं कि इन वर्गों की आर्थिक सशक्तिकरण, जिसको काशीराम साहब लंबे समय तक समझते रहे और चलाते रहे, जब तक उसके लिए कोई ठोस काम नहीं होगा, जैसे वो जो मैं कोट कर रहा था, वो उससे बीच में छूटा। बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा, राजनीति में 1 वोट 1 वैल्यू, राजनीति में तो हम बराबर हो जाएंगे, लेकिन ब्राह्मणिकल सोशल ऑर्डर के आधार पर जो हजारों साल से सामाजिक और आर्थिक गैर बराबरी, अगर हम इसको दूर नहीं कर पाते हैं तो हमारी राजनीति भी कामयाब नहीं हो पाएगी। और आज हमारी राजनीति कामयाब है नहीं, वरना तो 131 MP है शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब के, हर जिले प्रदेश से जो रिजर्व सीटों पे लोग जीत के जाते हैं, लेकिन उनकी इतनी हैसियत नहीं है कि वो अपने वर्गों के हितों के लिए एक भी योजना बनाने का या एक भी स्टेटमेंट देने का जहमियत जो है ना उठा सके। और इन्हीं को काशीराम साहब ने चमचा जो किताब लिखी, उन्हीं के लिए लिखा कि जो दूसरे दलों के मोहरे बनके और व्यक्तिगत लाभ के लिए बैठे रहते हैं, और अपने वर्गों के हितों, अपने वर्गों के साथ होने वाले अन्याय पे भी चुप हो जाते हैं। तो मेरा दर्द ये है कि इस देश के वंचित वर्ग के लोगों को खेती करने के लिए या जीवन यापन के लिए सरकार को जमीन देनी चाहिए। जैसे आप गौशाला के नाम पे दे रहे हो, तो गौशाला से पहले इंसान तो है, पशुओं की तो परवाह करते हैं, इंसानों की तो परवाह करो। प्रधानमंत्री जी, इस देश के इंसानों की तो परवाह करो, पशुओं की परवाह करते हो। मैं समझता हूँ अच्छी बातें करनी चाहिए, वो भी जीव है, लेकिन उनसे पहले इंसान, उनकी तो परवाह करो। वो लोग भूख से पीड़ित हैं, वो लोग, उनका सामाजिक अपमान हो रहा है, स्वाभिमान का खिलवाड़ हो रहा है। उनके देखिए, आप दलितों के देसी बनते हैं, देखिए कितना बड़ा अन्याय हो रहा है, और आप चुप हैं। आपके मुंह से आपके जो है एक ट्वीट नहीं है आपका। ये पूरे देश में है, क्योंकि मैं पूरे देश से कनेक्ट होकर यूनिट के जरिए मेरे पास आती रहती है रिपोर्ट। यह न्याय, अभी एक घटना पे, आंदोलन करने पे हमारे कार्यकर्ताओं को जेल जाना पड़ा, और जैसा मैं मतलब चंदौली में तो चल रहा है धरना, रात में भी एक महात्मा जी ने एक संविधान बदलने के लिए स्टेटमेंट दे दिया। मध्य प्रदेश की टीम ने उसका विरोध किया, तो पुलिस ने उल्टा हमारे कार्यकर्ताओं पे मुकदमा लगा के उनको जेल भेज दिया। ये हो रहा है जहां बीजेपी गवर्नमेंट है, और जहां बीजेपी की नहीं दूसरी गवर्नमेंट है, वहां भी अन्याय सहना पड़ रहा है। फिर मुझे लगता है इनमें कुछ फर्क नहीं है। इसलिए मैं आप लोगों से कहता रहता हूं, बहुजन समाज के लोगों से, कि भाई कब तक झूठन पे जिंदा रहोगे, कब तक दूसरों के सारे, तो कुछ अपनी भी ताकत बना लो। तुम्हारी बाबा साहब अम्बेडकर को मानने वाले लोग, फूले साहब अम्बेडकर को मानने वाले लोग, मुझे बताए तुम्हारी बात करने वाला कोई है वहां जो इस विचारधारा के ऊपर खड़ा होकर इस विचारधारा आगे बढ़ाने का काम कर रहा हो?
तो ये अन्याय बढ़ता जाएगा जब तक आप अपनी लड़ाई को स्वयं नहीं लड़ोगे। मेरा ऐसा मानना है कि आज नहीं तो कल जो नौजवान प्रशिक्षित तैयार पूरे देश के अंदर भीम आर्मी के माध्यम से संघर्ष कर रहे हैं, वो इस लड़ाई को तेजी से आगे बढ़ाने का काम करेंगे और वो समझेंगे कि मुकाबला ताकतवर लोगों से, तो खुद भी ताकतवर बनने का प्रयास करेंगे। लेकिन उस मुनादी के बाद मुझे तकलीफ हुई और मैं चाहता हूं वंचित वर्ग जो है उसको पूरे को तकलीफ होनी चाहिए। आप ये ना समझे कि मुनादी वहां हुई, जंगल में आग तो लगी है, आपके घर तक भी आ सकती है। अगर आप चाहते हैं अन्याय अत्याचार ना हो और इस पर रोकथाम लगे तो आपको शक्ति का निर्माण। आप सब लोगों ने मुझे सुना, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जो साथी आंदोलन कर रहे हैं उन सभी का, पूरे देश में जो यहाँ आंदोलन कर रहे हैं उन सबका धन्यवाद। लेकिन मैं कह रहा हूं कि ये तो एक छोटा सा प्रयास शुरू हुआ, अभी तो आप देखिए मजबूती से पूरे देश में इस आंदोलन को ताकतवर तरीके से खड़ा किया जाएगा। मैं बस आपसे चाहता हूं कि रुकिएगा मत, झुकिएगा मत, डरिएगा मत, निरंतर बढ़ते रहिएगा, क्योंकि अपने महापुरुषों को कल जो है अपने जीवन के खत्म होने से पहले महापुरुषों के से जब उनके संघर्ष से सामना होगा तो शायद जवाब देना पड़ेगा कि हमने बाबा साहब के कारवा को अधूरा नहीं छोड़ा, उसको बढ़ाने का प्रयास किया। मेरा ऐसा मानना है कि आने वाले समय में हम लोग मेहनत करके बाबा साहब अम्बेडकर और मनोहर काशीराम साहब के दूर सपने को जरूर पूरा करेंगे। जय भीम, जय भारत, जय संविधान, जय मंडल, जय विज्ञान, जय जोहार। और मेरा ऐसा मानना है कि प्रधानमंत्री तो नहीं सुनेंगे हम लोगों की बात, पत्र लिखने के बावजूद भी, क्योंकि उनको तो चीखें नहीं सुनाई देती। बड़े पैमाने पे देख लीजिए आप, कई जगह पे जो है उत्तर प्रदेश में आप हाल देखिए, महिलाओं के साथ पुलिस जाती है, पीट के आ जाती है, थाने में रेप हो जाता है, पुलिस घर जाती है, वहां पीट के हत्या कर देती है, कुछ हो ही नहीं रहा है। गूंगे बहरे लोग बैठे हैं, उनको लगता है कि कमजोर शोषित वर्ग के लोगों का दर्द होता ही नहीं है। तो मेहनत इतनी करनी पड़ेगी कि आपकी ताकत के सामने उनकी कुर्सी हिलने लग जाए, शायद फिर आपके दर्द को लोग सुनने लग जाए। धन्यवाद, आप सभी के लिए मंगल कामनाएं।